हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपका शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, जिसमें आपका चैप्टर आने वाला है। पहला चैप्टर है जो कि यूनिट 3 का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, बिल्कुल ही प्यारा सा चैप्टर है, बिल्कुल ही बेसिक सा चैप्टर है, बिल्कुल डिटेल वाइज करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आता आपको कमेंट में जाकर कमेंट कर देना, बिल्कुल आपको जल्द ही जल्द रिप्लाई मिल जाएगा इन वन डे ओनली। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम ये तुम्हारा पार्ट 1 वीडियो होने वाली है तुम्हारी। सो देखो, जब भी तुम तुम्हारे आसपास देखोगे ना, तुम्हें दो टाइप की चीजें मिलेंगी। एक चीज मिलेगी तुम्हें लिविंग, और एक चीज मिलेगी तुम्हें नॉन लिविंग थिंग। अब लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस तो तुम्हें पता है क्या होता है। लिविंग जो बोल सकता है, चल सकता है, घूम सकता है, मूवमेंट दिखा सकता है। बट नॉन लिविंग जो इस ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। बेसिकली इट इज अपोजिट ऑफ अ लिविंग थिंग। तुम बहुत ज्यादा वंडर हुए होगे अपने आप से, और तुमने ये भी पूछा होगा कि एक क्वेश्चन तो मन में आया होगा ना कि एक ऐसी क्या चीज है जो लिविंग के पास है और ऐसी क्या चीज है जो नॉन लिविंग के पास है। अगर कोई चीज एक लिविंग के पास है और मैं उस चीज को उठा के नॉन लिविंग के अंदर डाल दूं तो वो लिविंग भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी विल टॉक अबाउट अ पत्थर, जिसको हम अंग्रेजी में रॉक कहते हैं। अगर स्टोन को या रॉक को मैं जो एक इंसान के अंदर एक ऐसी चीज है जो मैं उस पत्थर के अंदर डाल दूं, क्या वो भी लिविंग हो जाएगी? ऑब्वियसली वो भी लिविंग हो जाएगी। तो मीन्स ऐसी क्या चीज है जो उस लिविंग के पास है जो उस नॉन लिविंग के पास नहीं है? व्हाट इज दैट इन एनिमेट थिंग? इन एनिमेट मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग चीज ऐसी क्या है, नॉन लिविंग थिंग के पास ऐसी क्या है जो लिविंग के पास है? समझे? मीन्स जो नॉन लिविंग बीइंग है उसके पास ऐसी क्या चीज नहीं है जो लिविंग के पास है? इसका आंसर है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यहाँ पे मतलब है द सेल। मतलब ऐसी बेसिक सी यूनिट है ह्यूमन बीइंग के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं? सेल। यहाँ पे लाइफ का मतलब लाइफ का मतलब है ह्यूमन बीइंग। द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द सेल, जो कि सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। बहुत बढ़िया। अब जितने भी तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे ना, सबके अंदर सेल है। क्या है सबके अंदर? सेल, जिसको हम द यूनिट ऑफ लाइफ से भी जानते हैं। यहाँ पे लाइफ का मतलब क्या है? लिविंग बीइंग, मतलब कि जिंदा इंसान। जिंदा वो कैसे? उसके अंदर क्या है बच्चा लोग? सेल है। ठीक है। अब जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं, हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब ये जो सेल होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन से प्रकार के सेल? पहला दैट इज योर यूनिसेलुलर, जो एक सेल से बना हुआ है, और दूसरा जो कि तुम्हारा मल्टी सेलुलर है, जो दो सेल से बना हुआ है। अब बच्चे पूछेंगे मैडम जी डिफरेंस क्या है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में? देखो बच्चों लोग, यूनिसेलुलर क्या होता है? जो एक सेल से बना हुआ है। मल्टी सेलुलर होता है जो दो सेल से बना हुआ है। यूनिसेलुलर में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है समझने की कोशिश करो। डिवीजन मतलब बंटवारा, लेबर मतलब काम। काम का बंटवारा नहीं होता। क्यों? सेल ही एक है भाई साहब। और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल है, तो डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। यूनिसेलुलर में क्या होगा? एक सेल ही सारी एक्टिविटीज करेगा, और मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। अब देखो जी, सेल एक है, काम कर करके थक जाएगा, तो समय भी उसका जल्दी नेड़े आ जाएगा। हाँ जी हाँ। तो the lifespan of unicellular is also short as compared to multicellular organisms. Multicellular organisms have a long lifespan. एग्जाम्पल इज मल्टीसेलुलर के कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? ह्यूमन बीइंग, आप मल्टी सेल से बने हुए हैं। यूनिसेलुलर के कौन से एग्जाम्पल आएंगे? जल्दी जल्दी बताओ। यूनिसेलुलर के बच्चा लोगों तुम्हारे एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे कि तुम्हारा हो गया अमीबा। अमीबा बनी हुई है एक सेल से। ईस्ट, बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे एग्जाम्पल तुम्हारे आ जाते हैं। तो तुम लोगों को ये पैराग्राफ क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो। व्हाट डू यू मीन बाय इनएनिमेट थिंग? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाट इज अ सेल? अब आखिर में ये सेल जड़ है ही क्या? देखो, सेल मतलब होता क्या है? हर एक इंसान सेल से बना है, चाहे वो जानवर, इंसान, फंजाई, प्लांट्स ही क्यों ना हो। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल ओनली। बट यहाँ पे एक प्रीटी सी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है। चांद, सितारे, जुपिटर, मार्स, सैचुरन,
यूरेनियम जो बनाना है भाई साहब जी तुम्हें बना लो इस पैराग्राफ पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। कैसे? ये लाइन देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, एक सेल से बना हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट होता है, एक ही सेल सारी एक्टिविटीज करता है, लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है, जैसे कि अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया। अब ये जो मैंने तीन प्यारे से नाम बताए आपको, अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होती है। मतलब इनको और जरूरत नहीं है, और सेल्स की जरूरत नहीं है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। दे कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग के केस में बात करते हैं, सेल। सेल से क्या बनते हैं बच्चा लोग? सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से तुम्हारे क्या बनते हैं? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से एट लास्ट तुम जाके पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म जाके बनती है। अब इसमें प्यारी सी लाइन में लिखा हुआ है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं किसके लिए? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कैसे? ह्यूमन बीइंग के सेल में देखो, एक सेल है, अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ह्यूमंस को और भी सेल चाहिए, बहुत सारे सिमिलर फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन लगेंगे, जब जाके वो पूरा एक टिश्यू बन जाएगा, देन वो ऑर्गन, ऐसे ऐसे बनता रहेगा। तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उन्हें और टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, वो एक सिंगल सेल ही अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। सेकंड, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। क्यों एग्जिस्ट करना है? ताकि वो अपनी जिंदगी के कुछ जीवन क्रियाएं कर सके, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, ट्रांसपोर्टेशन करवाना, इजेशन करना, एक्सक्रीशन करना, ये सारे प्रोसेसेस वो अपने आप अकेला कर सकता है। नेक्स्ट लाइन देखो, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कुछ भी चीज हो, एक सेल का अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब बाहर उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए जिससे मेरे को अलग सा ही नजर आए, जी हाँ जी ये तो एक सेल पड़ा है। जब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि ये एक सेल है और ये अपना एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है और अब ये इंडिपेंडेंटली लिव कर सकता है। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर की, इन्होंने बात की है। अब बहुत सारे भाई साहब जी यहाँ पे, मेरे को पता नहीं है सेल क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता मेरे को, ऐसे कुछ साइटोप्लाज्म सा खिंडा हुआ है। जब तक बाहर एक सेल मेम्ब्रेन से नहीं बनेगी, एक सेल की वॉल से नहीं बनेगी पतली से, जब तक उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा जी? तो एक सेल को इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए कंप्लीट स्ट्रक्चर होना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है। सो इसी कारण हम सेल को कहते हैं फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया? बहुत बढ़िया। दोबारा से सुनो, सेल को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो अपनी जिंदगी के जो भी काम है वो उसको अच्छे से कर सकते हैं। और कोई भी सेल हो वो जब तक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कहलाएगा जब तक वो अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ना हो। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बात की गई है सेल की, सेल होता क्या है, तो मैं आपको एक प्रीति सी यहाँ पे कहानी सुनाती हूँ, सुंदर सी, ध्यान से सुनना। बात है 1665 की, बात है 1665 की। एक रॉबर्ट हुक नाम का बंदा होता था जिसको प्यार से लोग हुक कह के बुलाया करते थे। वो एक बार चल रहा था, उसको सामने नजर आया एक प्यारा सा पेड़। उसने डिसाइड किया कि मैं इस पेड़ की छाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, बार्क, मैं इस पेड़ की छाल को थोड़ा सा निकाल लेता हूँ और मैं इसको ना एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है, ताकि जो 11th में और 9th वाले बच्चे हैं ना, इनको थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़े। तो इन भाई साहब जी ने डिसाइड किया, इन्होंने क्या किया, बेसिकली जो बार्क ऑफ अ ट्री इन्होंने निकाली उधर से, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। इनको क्या मिला? इनको दिखा कि भाई साहब जी ये तो क्या है, आई बैंगन, ये क्या हो गया, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इधर से इस बंदे को पता चला जो ये माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया है वो तो एक डेड सेल है। डेड सेल किसका है? एक बार्क ऑफ अ ट्री का है। मतलब तुम समझ सकते हो, बार्क ऑफ अ ट्री जैसे कि
जो उस पर वाइन की बोतल्स होती हैं, शैम्पेन की बोतल्स होती हैं, उस पर रखा जाता है, वो उस पर उसको नजर आया। और इसको ना उसमें ना हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर नजर आया था। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मीन्स ऐसे हेक्सागोनल से ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट से बने होते हैं। जब जाके इसको पता चला भाई साहब जी इसके बाहर तो एक डीलिमिटिंग सा स्ट्रक्चर है, मतलब एक बाहर एक वॉल से बने, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की ना, इधर हमने बात की सेल को इंडिपेंडेंट लिविंग होने के लिए कंप्लीट स्ट्रक्चर होनी चाहिए। कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए क्या होनी चाहिए? उसकी सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो सेल मेम्ब्रेन में उसको हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, वो तो मौजा ही मौजा, या करेक्ट तेरा मौजा ही मौजा, बहुत खुश हो गया, उसको उसको दिख गया। और वो कौन सा ट्री था? स्पेनिश ओक ट्री। याद रखना कौन सा ट्री था? स्पेनिश ओक ट्री। किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है? लिखा होगा यार, तुम पढ़ते हो यार, तुम बहुत शाणे हो, ठीक है। अब ये तीनों ने तो किया था भाई साहब जी डेड सेल का आविष्कार, कौन सी ईयर में? 1665। अब इनको लगा भाई मैंने तो बहुत ही बड़ा आविष्कार कर दिया, इसको किताबों में छपवा देता हूँ। इसने क्या किया, 1665 में एक माइक्रोग्राफिया नाम की किताब है, उसमें अपनी इस डिस्कवरी के बारे में बता दिया। जब से इसकी डिस्कवरी काफी पॉपुलर हुई और उसके बाद नए इन्वेंशन होते गए। अब सुनिएगा, एक और नया इन्वेंशन आता है जिसने डिस्कवर किया है स्पाइरोकाइरा बैक्टीरिया को। मतलब काइंड ऑफ हम ऐसा नहीं कह सकते उसने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, उसने डिस्कवर किया था एक लाइफ सेल का। कैसे डिस्कवर किया? एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर किया था एक लाइफ सेल को। कहाँ पर डिस्कवर किया था? पॉन्ड वाटर में। ये भाई साहब भी सोचे रॉबर्ट हुक भी चल रहा था, मैं भी चलता हूँ, मैं भी कुछ आविष्कार करता हूँ, ये चलते आया मच्छम मच्छलो, ये चलते रहे। 1674 की बात है बच्चा लोगों, ये मतलब उसे समझ लो तुम 1 साल बाद की सिस्टम है ये थोड़ा सा। एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक ने पानी देखा सामने तालाब में, ओह सोचा तालाब का पानी कलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे उसने पेड़ की छाल से कलेक्ट कर ली, मेरे को भी इस पानी में कुछ तैरता हुआ नजर आ जाएगा। उसने पानी को कलेक्ट किया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, कुछ हिलता हुआ नजर सा आया, समझ गया भाई साहब वो ये तो स्पाइरोकाइरा बैक्टीरिया है। उसने इसको डिस्कवर किया था, माइक्रोबॉडीज को डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में। और आरबीसी, स्पर्म सेल, इनको भी उसने डिस्कवर किया गया था। फिर बाद में हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी ने डिस्कवर किया था हमारे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चा लोग जानते हो? न्यूक्लियस वो होता है जिसके अंदर तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं, वेयर क्रोमोसोम्स के अंदर तुम्हारा डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइड न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर तुम्हारी बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैद होती है। हाँ, बचपन से लेके बड़े तक जो भी तुमने सिस्टम्स किए हैं वो इसमें कैरी होगी, ठीक है। अब मतलब डिटेल स्ट्रक्चर हमें एक सेल का कैसे पता चला? देखो जैसे जैसे इन्वेंशन होता रहा ना माइक्रोस्कोप का, उससे आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले आया बच्चा लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो तुम्हारे सबके स्कूलों में है। स्कूल में जाना, बायोलॉजी लैब में जाना, जिसको तुम प्यार से कोई भी नाम से पुकारते हो, उधर देखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखे होंगे। उसके बाद आया है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत सस्ते होते हैं ना, दैट्स व्हाई स्कूल वाले इतना खर्चा करके नहीं राजी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद आए तुम्हारे लाइट माइक्रोस्कोप एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट माइक्रोस्कोप जो लाइट के बाद आया, जो कि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बच्चा लोग क्या हुआ, इसलिए तुमको पूरा सेल का डिस्कवरी का मतलब पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया। और स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल की वर्किंग पढ़ती है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क माय पॉइंट्स। हाँ ठीक है जी, समझ में आया अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चा लोग? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए। चलो अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? मतलब बेसिकली सेल थ्योरी के अंदर ना 3 बंदे आते हैं, बहुत महान महान हस्तियां हैं। वो क्या होती है? यहाँ पे सेल थ्योरी आती है भाई साहब जी। हाँ एक पॉइंट और बता दूं, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में, एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक ने 9 साल के बाद किया, डायरेक्ट 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन को भी गुस्सा चढ़ गया, उसने भी कर दिया 1831 में। किसको डिस्कवर्ड? न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड 1831 में। कैसे याद रखोगे बताओ? हाँ 7 साल के बाद 1674, ये था ना हमारा लास्ट। 1674 में डिस्कवर किया था हमारा लाइफ सेल। यही 7 उठा के पकड़ो, यही 7 सेल का गैप बीच में ला दो,
7 सेल का गैप नहीं आएगा, सेंचुरीज का गैप हो जाएगा। यहाँ पे 1831 है, वो 16 की बात हो रही है, यहाँ पे बच्चा लोग तुम्हारी 18 की बात हो रही है। अगर तुम्हें याद करना है तो एक प्रीटी सी ट्रिक बता रही हूँ मैं तुमको, ध्यान से देखो। ये 1674 है, साथ में एक जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 1831 कर देना। 6 का आधा 3 और एक तो आगे है। 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी थी 3 महान लोगों ने, 1838 में, 1839 में और 1855 में। ये सबसे प्यारे कीमती से साल है तुम्हारे जीवन के भी और बस सबके लिए कीमती साल है। 1838 में क्या होता है, एक मैथ्यू शिल्डर नाम का बंदा आता है, कहता है मैं तो जर्मनी से हूँ, मैं तो बॉटनिस्ट हूँ। बॉटनिस्ट क्या होता है, जो प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, प्लांट से रिलेटेड स्टडी को हम बॉटनिस्ट कहते हैं। ये बॉटनिस्ट जर्मनी से रिलेटेड था। नाम कैसे याद रखोगे, तुम्हें अब क्या करनी है, 12वीं के बाद MBBS करनी है। तुम्हें 12वीं के बाद क्या करनी है, MBBS करनी है। M फॉर मैथ्यू शिल्डन और B फॉर बॉटनिस्ट। तो मैथ्यू शिल्डन एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर्ड तो नहीं किया, उन्होंने प्लांट पर स्टडी की और उन्होंने ये बताया, ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट है वो सारे कंपोज्ड है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्कैरेन्काइमा, ये सारे टाइप्स के सेल से बने हुए हैं। देन वो सेल से एक टिश्यू बन जाता है, टिश्यू से वो ऑर्गन सिस्टम, ये पूरा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसी सेम टाइम पे हमारे 1 साल बाद आते हैं श्वान जी 1839 में। वो कहते हैं मैं तो एक ब्रिटिश का जूलॉजिस्ट हूँ, मैं तो जू में काम करता हूँ, मैं तो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करता हूँ। इन्होंने कह दिया कि जो एनिमल भी होते हैं ना वो भी सेल से बने हुए होते हैं, और जो एनिमल सेल होते हैं, जो एनिमल सेल्स होते हैं उन्होंने भी स्टडी की हुई। मतलब एनिमल सेल ने बेसिकली, इसने क्या कहा कि जो एनिमल सेल है ना, एनिमल जो इंसान होते हैं, एनिमल्स वो भी सेल से बने हुए होते हैं। और जो एनिमल के सेल होते हैं ना, उसके बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी कहते हैं। और उसने ये भी बताया कि जो मेरी प्लांट की स्टडी है ना, प्लांट की स्टडी से मतलब इसने ना दोनों चीजों के बारे में तुमको लोगों को ना हाइपोथेसिस दी थी। एक तो इसने प्लांट के बारे में भी दी थी और इसने एनिमल के। प्लांट में बताया था एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और एनिमल सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर तो नहीं, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि थीनेस्ट लेयर, थिन आउटर लेयर तुम कह सकते हो उसको प्यार से। ठीक है, अब इसी बेसिस पे इन दोनों ने एक हाइपोथेसिस दे दी प्लांट और एनिमल पे कि ये सेल से बने हुए। और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब ये सेल, सेल से नेक्स्ट क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से आगे क्या, ऑर्गन सिस्टम, ये क्या है, सारे प्रोडक्ट ही है ना सेल से, सेल और सेल से बनने वाली चीजें, प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जैसे दूध और दूध के प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि दही, लस्सी, दिस। तो शिल्डन और सचुआ ने सेल थ्योरी तो दे दी, बट इस थ्योरी ये नहीं बता पाई कि सेल्स आखिर में बनते कहाँ से है रे बबुआ। तो ये हमारे आते हैं रुडोल्फ विर्चो जी 1855 में। इन्होंने बताया कि सेल क्या करते हैं, एक सेल है सिंगल सा, वो डिवाइड कर देगा, 2 बन जाएंगे, देन 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, ये 8 का पहाड़ा चालू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसने एक शब्द भी कह दिया, सेल डिवाइड करते हैं फिर नए सेल बन जाते हैं। इसने एक डायलॉग सा दे दिया, क्या डायलॉग दिया, omne cellula is cellula, cellula means cell, e means say, cellula means cell, omnis means बने, मतलब सेल से सेल बने हैं। कैसे, देखो जी, पुराने टाइम में क्या होता था, हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती थी, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनी। मतलब कहीं पे भी तुम्हें नेचुरल हैबिटेट में, तुम्हें इन्वायरमेंट में कहीं मिट्टी भी मिल गई, मिट्टी को तुमने मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, देन तुम्हें कुछ चलता हुआ नजर आ गया, ऐसे ऐसे एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया तुम्हारा बेसिकली। और अगर तुम्हें इस पर डिटेल टॉपिक चाहिए, डू कमेंट सेक्शन इन द बिलो। ठीक है, उसने मॉडिफाई किया इस हाइपोथेसिस को शिल्डन और स्वान की, और उसने एक सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे दी। किसने फाइनल शेप दी है जी, रुडोल्फ विर्चो ने एक फाइनल शेप दे दी। और सेल थ्योरी को जैसे हम आज समझते हैं क्या है, जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट से। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टेंट सेल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, मार्क माय वर्ड्स, स्टार, जुपिटर, सैटर्न, कुछ भी बना लो। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। आज का बस इतना ही लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे तुम्हारे एन ओवरव्यू ऑफ सेल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है भाई, बाय, इनको पढ़ लेना, और MCQs तुम्हें कॉम्बिनेटिव में मिल जाएंगे, और वर्कशीट आई विल शेयर विद यू। ओके बाय।